हम लोग अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे आज के एक और गणमान्य समीक्षक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के सहायक आचार्य आदरणीय डॉक्टर विशाल विक्रम सिंह जी। मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ और वो अपनी समीक्षा से हम सब पाठकों का मार्गदर्शन भी करें और उस समीक्षा से हम सभी पाठकों का मार्गदर्शन करें। आदरणीय विशाल विक्रम सिंह। शुक्रिया बबली जी। मेरी आवाज आ रही है ना? जी बिल्कुल। इस कार्यक्रम में मौजूद जिनके संकलन पर बातचीत हो रही है प्रोफेसर आशीष त्रिपाठी जी, जो उसके कवि हैं और कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर विंध्या जोसेफ, हिंदी विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर सिंधु पी कोमा और इसकी आयोजक, विधिवत आयोजक मैडम प्रोफेसर सिंधु टी आई, और बहुत अच्छा वक्तव्य दिया, बहुत अच्छा ही प्रोफेसर शांति नायर मैडम और प्रोफेसर भरत प्रसाद जी सर, और अनुवाद मलयालम में प्रस्तुत किया डॉक्टर संजयन जी ने, डॉक्टर बिंदु मोदी जी ने, और मेरा ख्याल है इसमें बहुत ही आदरणीय प्रोफेसर पी रवि सर भी जुड़े हुए हैं, मेरा ख्याल है ऐसा। तो दोस्तों, ये मेरे लिए एक ऐसा क्रम है कि प्रोफेसर शांति नायर और प्रोफेसर भरत प्रसाद जी, जिनका आलोचना की दुनिया में और कविता आलोचना की दुनिया में बहुत लंबा अनुभव है, और उन लोगों के बाद किसी टेक्स्ट पर बात कहने के लिए बहुत बात रह नहीं जाती। फिर भी मगर आज तो कहनी है, मैं प्रोफेसर आशीष त्रिपाठी की जो कविता यात्रा है उसके सिलसिले में एक बात कह देना चाहता हूं कि आशीष जी का पहली कविता 1986 में प्रकाशित हुई और संकलन पहला 2010 में आया। तो 80 के दशक में हिंदी में जिन कवियों ने लिखना शुरू किया 90 दशक में और फिर आखिरी दशक में भी लिखना शुरू किया, 2010 तक उनमें से ज्यादातर कवियों के 3-3, 4-4 संकलन आ चुके थे लगभग। लेकिन आशीष जी का पहला संकलन 2010 में आया, उनकी पहली कविता के प्रकाशन के 24 साल बाद, और दूसरा संकलन 2024 में आया पहले कविता संकलन के प्रकाशन के 14 साल बाद। तो ये इतना लंबा समय है कि, और इतने लंबे समय में उनके 2 संकलन आए, जबकि 80 के दशक में और बाद में लिखने वाले कवियों के इस समय तक लगभग औसतन 5-5, 4-5, 4-5 संकलन आ चुके। तो इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि कवि ने इतने लंबे अंतराल में 2 सिर्फ कविता संकलन प्रकाशित किए हैं, तो उसकी क्या वजह हो सकती? कविताएं हैं उनके पास जो कि इन दोनों संकलनों को मिला करके जितनी कविताएं प्रकाशित हैं उससे भी ज्यादा कविताएं पत्रिकाओं में, ब्लॉग पर, सोशल मीडिया में प्रकाशित हैं, जो भी संकलन की शक्ल में नहीं आए। तो इसका ये मैं समझता हूं कि इसका मायना होगा कि सिर्फ संकलन आ जाए, जो कि अपने आप में एक वस्तुनिष्ठ बात है, इसमें कोई बहुत अच्छी या कोई बहुत नकारात्मक बात नहीं, लेकिन सिर्फ संकलन आ जाए, इससे भी ज्यादा शायद आशीष जी के मन में यह है कि जब कोई संकलन प्रकाशित हो रहा है तो उस संकलन में मौजूद कविताओं की जरूरत उस समय में क्या है, शायद इस बात को वो एड्रेस करना चाहते हैं। और ये बहुत सचेत, जिसको आदरणीय भरत जी कह रहे थे कि वो एक
वैचारिक और एक आलोचनात्मक चेतना से लैस व्यक्तित्व हैं, तो वो उनकी कविताओं के चयन में भी देखा जा सकता है। हो सकता है कि अगले वक्तों में उनके दूसरे संकलन आए तो वे कविताएं भी आए जो कविताएं हो सकता है कि 1998 में लिखी गई, लेकिन अभी तक तो वो उसका एक अपना उस समय में प्रकाशित कविताओं के महत्व को भी देखना चाहिए। दूसरी बात यह कि कवि के पास अगर इतनी सारी कविताओं में से उन्होंने थोड़ा सा संकलन में डाला है तो उसे कविता संकलन तो कहा ही जाए, वो कविता संकलन तो है ही, लेकिन उसे कवि का एक प्रतिनिधि संकलन भी एक अनायास में शायद उनके सबकॉन्शियस में चल रहा हो, तो वो एक प्रतिनिधि संकलन की तरह भी देखा जा सकता है। और मैं सहमत हूं, ठीक कह रहे थे भरत जी और मैडम भी कह रही थी कि कोई भी कविता ऐसा नहीं लगता कि वो सिर्फ संख्या बढ़ाने के लिए संकलन में रखी गई, उसकी अपनी एक जरूरी चीजों को वो संबोधित करती है, उसकी एक जरूरी महत्ता है। और ये संकलन इस तरीके से गंथित है, ये संकलन कि वो एक सुंदर इमारत की तरह से है, जिसमें से एक ईंट भी निकाल देंगे तो उस इमारत के वहां पर अधूरे होने का आभास आपको मिले। तो इसमें एक भी कविता आप निकाल देते हैं तो जो संग्रह की योजना है, 4 भागों में इसे बांट करके जो ये किया गया है, वो योजना लगता है कि गड़बड़ हो जाएगी। एक हिस्सा है जो सच मानो नाम से है, दूसरा हिस्सा कलयुग, तीसरा सिंदूर की डिबिया और चौथा समुद्र में आकाश। और इसके साथ ही इस संकलन के शीर्षक पर हमारा ध्यान जाता है कि 2024 का जो समय है वो हम देख रहे हैं कि न सिर्फ हिंदुस्तान के स्तर पर बल्कि दुनिया के स्तर पर जिस तरीके से एक अफरा तफरी और जिसको कहते हैं सच्ची आवाजों के, सत आवाजों के दबते चले जाने और लोकतंत्र के ऊपर लगातार होने वाले प्रहारों, और जिसको हम लोग कह सकते हैं कि वे ताकतें जो कालिमा जिनका प्रतिनिधित्व करती है, उन ताकतों के ताकतवर होने के दौर में शांति पर्व की क्या जरूरत है। अकबर इलाहाबादी का शेर है कि रकीबों ने रटपट लिखाई है जा जा के थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में। जब ज्यादा से ज्यादा लोग वीरता के नाम पर हत्या, बहुत अधिक आधुनिक होने के नाम पर पुरानी चीजों को भुला देने और मनुष्यता, उदारता, करुणा, इन सब चीजों के हास्यास्पद बने जाने के दौर में मौजूद है और बहुत सारे नए नए पैरोकार पैदा हो रहे हैं, उसमें एक व्यक्ति अगर शांति पर्व की बात करता है तो वो बहुत महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी है कि वो शिनाख्त करता है कि सभ्यताएं, इतिहास, वे कौन से तत्व हैं जिनके बदौलत बची रहती हैं और अब तक तमाम झंझावातों के बावजूद, तमाम हिचकोलों के बावजूद अब तक चले आ रहे हैं। शांति पर्व के बारे में भरत जी ने उसका बहुत अच्छा पाठ किया, वो है, मैं उसके एक और संदर्भ को लेकिन देखना चाहता हूं। मुझे लगता है कि इस शांति पर्व का संबंध महाभारत के शांति पर्व से हो सकता है अनजाने ही सही लेकिन जाके जुड़ता है। महाभारत में शांति पर्व जो हिस्सा है, वो हिस्सा युद्ध के बाद अब क्या, उस पर आधारित है। और जो निराशा युधिष्ठिर और पांडवों में है, उससे उबरने की भी एक वहां पर बहुत सारी बात है शांति पर्व में। और भीष्म उसी शांति पर्व में युधिष्ठिर को कैसे राजधर्म के अनुशासन को चलाया जाना चाहिए, आपद धर्म क्या है, मनुष्य धर्म क्या है, इन सब चीजों के बारे में वो युधिष्ठिर को बताते हैं भीष्म अपने अब तक के अनुभव से। तो यह जो राजधर्म के अनुशासन का पर्व है शांति पर्व, इसे आप चाहें तो महाभारत के संकलन के 2,500-3 हजार सालों के बाद, मोटे तौर पर महाभारत को दूसरी तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व संकलित माना जाता है, हालांकि वो विवाद का विषय। तो उसके बाद आज की तारीख में लोकधर्म अनुशासन के पर्व के रूप में भी
संकलन को, शांति पर्व को देखा जा सकता है। और इसमें लगभग सारी कविताएं, मैं जब कविताएं पढ़ करके मैंने ये पूरा संकलन खत्म किया तो मुझे लगा कि ये संकलन अपने आप में लोक धर्म अनुशासन या समाज अनुशासन या मनुष्यता और उदारता को विकसित करने और उसमें एक भरोसा कायम करने का जो अनुशासन हो सकता है, डिसिप्लिन हो सकता है, उसका रूपक बन जाता है ये पूरा का पूरा संकलन। इसलिए मुझे इसका शीर्षक बहुत ही मानीखेज, बहुत ही महत्वपूर्ण मालूम पड़ता है। दोस्तों, बहुत सारी बातें मैडम शांति नायर ने और सर भरत प्रसाद जी ने कह दी है। और भी हो सकता है कि अब अगले वक्तों में जब इस संकलन पर बातचीत होगी, बहस होगी, तो कुछ और नए पहलू निकल करके आएंगे। लेकिन एक और चीज इस संकलन को देखते हुए मेरा ध्यान गया और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि जिस पर मेरा ध्यान गया, यहाँ इस बातचीत में भी वो पहलू प्रकट हुआ। जब आशीष जी अपना कविता पाठ कर रहे थे तो पहली जो कविता उन्होंने पढ़ी वो थी मेरी आत्मा। और बबली जी जब उनकी कविताओं के बारे में टिप्पणी कर रही थी तो उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है ये कविताएं अंतर आत्मा की आवाज। तो ये जो आत्मा शब्द है, आजकल आत्मा जुमले की चीज हो गई है। कई बार जब आपको बहुत सारे संकटों से उबरना होता है, उबरना नहीं होता है बल्कि उससे भागना होता है, उसे बिल्कुल परिधि पर ढकेलना, पर्दे के पीछे ढकेलना होता है, तो आप आत्मा के जुमले का इस्तेमाल करते हैं। आप कहते हैं कि मैं अमुक आदमी को अपनी आत्मा से माफ नहीं कर सकता, इस तरह का एक वो करते हैं। लेकिन आप ये संकलन पढ़ते हुए आप देखेंगे, मेरा इस पर ध्यान गया कि इस संकलन की लगभग आधी कविताओं में आत्मा का बहुत इस्तेमाल हुआ है। और इस संकलन को पढ़ते हुए अगर दो तीन ऐसे बिंदु जहां पर आप पीठ टिका करके देख सकते हैं संकलन को, उसमें एक बहुत प्रमुख पहलू होगा आत्मा। आत्मा में मैं सिर्फ कुछ एक चीजों पर जिसको मैंने अंडरलाइन किया, पढ़ते हुए ध्यान गया, उसका मैं सिर्फ आपसे जिक्र कर देना चाहता हूं कि आत्मा कितने तरह के पदबंधों में आती है, लेकिन उस आत्मा की आत्मा को इससे समझा जा सकता है। इसमें कुछ जो शब्द है वो है आत्मा का उजास, आहत आत्मा, आत्मा का कलुष, आत्मा के अंधेरे कोने, आत्मा को चाहिए पुनर्जीवन, आत्मा का प्रतिरूप, आत्मा का इतिहास, आत्मा की पोटली, कांपती आत्मा का जल, आत्मा की नाव, आत्मा का रंग, इत्यादि इत्यादि। तो इसका मतलब है कि ये इतनी बार आत्मा का आना, कभी जब आत्मा पीछे हो गई है, कोई आत्मा के बारे में बात नहीं करना चाहता। एक अवधारणा है आत्मा। और हमारे समाजों में जो समाज को नियंत्रित करने की बहुत सारी स्वस्थ नियम थे, उसमें आत्मा की, तुम्हारी आत्मा कैसे गवाही करती है इस बात के लिए। सांप्रदायिकता का सवाल मैडम ने बहुत सही कोट किया है, लेकिन हम लोग जानते हैं अपने अपने अनुभवों से कि बहुत बार सांप्रदायिक बातचीत करने वालों को यह कहकर कहा जाता रहता है कि आत्मा गवाही नहीं करती इस बात की। तो आत्मा हिंदुस्तान की फिलॉसफी में, हिंदुस्तान के समाज में पैदा हुई एक बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छी चीज है जिससे आप बहुत सारा नियमन कर पाते। लेकिन आत्मा भी कोई अमूर्त चीज नहीं। आत्मा भी, किसकी आत्मा किस तरह की चीजों से बनती है आत्मा, और उस आत्मा की पक्षधरता क्या है। तो इस पूरे संकलन की कविताओं में आप देखेंगे कि ऑब्जर्वेशन से पैदा हुआ जो अनुभव है और ऑब्जर्वेशन से जो पैदा हुई नैतिकता है, उसका संबंध है आत्मा से। और वह ऑब्जर्वेशन भी किसका ऑब्जर्वेशन है? क्या उन लोगों का ऑब्जर्वेशन है जो हिंदुस्तान की
तमाम जनता को उसके हक और हुकूक को छीन करके एक जुमले में एक नया ऐसी तस्वीर दिखाना चाहते हैं जिसका वास्तविकता से, वास्तविक भारत से, हिंदुस्तानियत से, बल्कि कहना चाहिए कि मनुष्यता से कोई संबंध नहीं बनता। ऐसे लोगों का ऑब्जर्वेशन, क्योंकि उनकी भी जो नीतियां, रणनीतियां और कार्यनीतियां हैं वह एक ऑब्जर्वेशन पर आधारित होती। दूसरी तरफ उन लोगों का ऑब्जर्वेशन जो सिर्फ देखते रहने के लिए कई बार अभिशप्त, कई बार उनको संगठित न होने की वजह से वे बेहद कमजोर, असहाय, निसहाय लोग, सबसे निर्बल लोग मालूम पड़ते हैं। उन लोगों का ऑब्जर्वेशन, ध्यान दीजिए कि जो भी असहाय होगा, कमजोर होगा, वो कुछ कर सके या न कर सके तुरंत, लेकिन आंखें तो हैं, आंखों से वो देख तो सकता है, ऑब्जर्वेशन भी तो कर सकता है। तो आशीष जी का जो ऑब्जर्वेशन है वो इस तरह के लोगों का ऑब्जर्वेशन है जो बिखरे हुए हैं, लेकिन जिनकी वजह से हिंदुस्तान की एक अवधारणा, जिनकी वजह से मनुष्यता में, जिनकी वजह से करुणा में, जिनकी वजह से उदारता में एक तरह का भरोसा कायम होता है। और इस तरह के भरोसा के कायम होने का इतिहास 1000 साल का इतिहास है। तो ऐसे व्यक्तियों की तरफ से जो सत्ताओं, सामाजिक और राजनीतिक सत्ताओं, ताकतों के तथाकथित जो उपयोगी कैनवास है उससे बाहर के लोग हैं, उनके मानवीय समूहों के लोगों के ऑब्जर्वेशन से ये चीजें पैदा होती हैं। और इसमें आत्मा एक लिटमस टेस्ट की तरह, लिटमस पेपर टेस्ट की तरह आती है, किसी भी चीज को वो कर सकते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि मैं बहुत सारी बातों का, इसमें बहुत समय हो गया है, इसलिए उसको अलग अलग से अलग अलग कविताओं पर पढ़ करके बातचीत करने के बजाय एक दो कविताओं के माध्यम से भी अपनी बात आपसे साझा करूंगा कि हम सब दूध पीते हैं और बहुत बार आजकल दूध का इस्तेमाल एक राजनीतिक इस्तेमाल हो गया है। पिछले दिनों शाकाहार और मांसाहार को लेकर के इतनी सारी बहसें चली और उन सारी बहसों में जो शाकाहार के प्रवक्ता लोग हैं, जो किसी भी जानवर को मार के न खाए जाने के पक्ष में है और उनका तर्क है कि इससे हिंसा बढ़ती है, वो ज्यादा हिंसक तरीके से वे शाकाहारी अपने शाकाहार के पक्ष में इतने हिंसक हैं कि यदि आप शाकाहार को स्वीकार नहीं करते तो आपकी हत्या करते। तो ये जो राजनीतिक नरेशन गढ़ा जा रहा है उसमें बहुत सारे आप देखेंगे कि दूध पीना एक स्वाभाविक चीज है और स्वाभाविक तौर पर प्रस्तुत होती है, लेकिन यह जो आत्मा है और यह जो ऑब्जर्वेशन है वह वहां इतनी शानदार तरीके से है कि शायद संभवतः मैं इतना बहुत स्पष्ट नहीं हूं, लेकिन जितनी मेरी अब तक की मैंने हिंदी कविता के इतिहास में पढ़ा है, मैं जितना जानता हूं उसमें संभवतः पहली बार हिंदी कविता में ऐसे दृश्य आए हैं जिसमें कि गाय के और सूअर के और कुत्ते के बच्चों के दूध पीने का जिक्र है और ऐसी माओं का जिक्र है जो बहुत से थनों वाली माएं हैं। 2 थनों के अलावा जैसे सूअर है, जैसे कुत्ता है, वो बहुत थनों। शायद हिंदी कविता में ये दृश्य पहली बार प्रवेश कर रहा है और इसके बहाने से दूध पीते बच्चे को देख करके वो शीर्षक कविता है। इसके बहाने से जो आशीष जी का ऑब्जर्वेशन है और उसका जो निष्कर्ष है वो बहुत महत्वपूर्ण, वो इस मामले में महत्वपूर्ण है कि वो शोषण तंत्र के आदिम कार्य व्यापार की शिनाख्त करता है। गाय का दूध बुनियादी तौर पर प्रथमतः उसके बच्चे के लिए, और इसीलिए जब गाय का दूध नहीं उतरता है तो उसके बच्चे को गाय के पास ले जाया जाता है, ताकि भोजपुरी में उसको कहते हैं पिन्हाना, कि वो गाय पिन्हा जाती है। पिन्हाने का मतलब ये है कि संभवतः अपने बच्चे को देख करके उसकी ममता से गाय के थन में दूध उतरता है और उस दूध को बच्चे को पिलाने के बजाय मनुष्य दूह लेता है और बलवान। और इसी का इस्तेमाल हम शाकाहार होने और तमाम इस तरह की चीजों के लिए करते हैं। लेकिन यह संभवतः शुरुआती कार्य व्यापार है मनुष्यता के इतिहास का कि मां की ममता का इस्तेमाल करके, मां की ममता के सहारे से
शोषण का एक ऐसा तंत्र विकसित किया जाए जो स्वाभाविक लगने लगे और इतनी बार उसका अनुकूलन हो जाए कि उससे सवाल ही खत्म हो जाए कि जो दूध बच्चे के लिए उतरता है वो बच्चे को न मिल करके किसी और को, पहले तो किसी जमाने में वो शायद खुद के इस्तेमाल के लिए रहा होगा पुराने हिंदुस्तान के समाज में, लेकिन अब वो व्यापार के लिए हो गया है, पूंजी बनाने के लिए हो गया है। और इसी तरह का व्यापार उन इतिहास में उन माओं के साथ भी हुआ है जिन्हें धाय मां कह करके, जिन्होंने अपने बच्चों के हिस्से का दूध अपने ताकतवर मालिकों के बच्चों को पिलाया है। और इतिहास में उन माओं का जब जिक्र होता है तो उन माओं की के इस पहलू के बजाय, उनकी इस मजबूरी और इस शोषण तंत्र के बजाय उसे एक ग्लैमरस तरीके से नरेशन में बदला जाता है। तो ये एक दूध पीते बच्चे को देख करके कहां से कहां तक की यात्रा होती है, और इसी का विस्तार है आज हम सबके घरों में काम करने वाली आयाओं का। जो आयाएं काम करती हैं, काम करने वाली स्त्रियां हैं, वो 20 से 40 साल तक की उम्र की स्त्रियां जिनके अपने खुद के बच्चे होंगे, खुद भी वो दूध पिलाना उनको जरूरी होता होगा, लेकिन मैडम उपभोक्तावाद शब्द का इस्तेमाल कर रही थी, मैं पूंजीवाद उसको कहना चाहता हूं कि वो पूंजीवादी मजबूरी और शोषण के तहत उन गरीब काम करने वालियों के बच्चों के हिस्से का दूध अभी भी ताकतवर बच्चों के लिए किया जाता है, लेकिन अब कोई नरेशन नहीं करता। तो एक बड़ा विमर्श इन अर्थों में आशीष जी एक हमारे समय के बन रहे पूंजीवादी उपभोक्तावाद और हमारे समय में मौजूद पूंजीवादी, जिसको कहते हैं कि अकूत काला सूर्य ही नहीं काला धन से, पूंजीवाद के और अकूत धन के मिलने से, सामंतवाद और पितृसत्ता के मिलने से जो समाज व्यवस्था पैदा हुई है, उस समाज व्यवस्था के डॉक्यूमेंटेशन के भी कमी है, उसके दस्तावेजीकरण और उसकी मुखालफत के कमी। ठीक कह रहे थे, मैं बहुत सहमत हूं आदरणीय भरत प्रसाद जी से कि हमारे समय में कुछ जो श्रेष्ठ राजनीतिक कविताएं हो, और हमारे समय की बल्कि कहना चाहिए प्रतिनिधि जो राजनीतिक कविताएं हैं, उनमें ये कविताएं हैं। और ये कविताएं पूंजीवादी समय में जो पूंजीवाद का और सामंतवाद का और अकूत धन का, एक बल्कि कहना चाहिए कि फासिस्ट ताकतों का जो कि इनके मिश्रण से जो समाज बना है, जो राजनीति बनी है, जो समाज व्यवस्था है और जिस तरह का मस्तिष्क तैयार किया गया है, उसका एक प्रतिरोध इन कविताओं में शुरू से लेकर आखिर तक, आखिर की कविता तक। वो सिर्फ जुमले में प्रतिरोध नहीं है, वो सिर्फ वाक्यों में प्रतिरोध नहीं है, अपने कंटेंट में प्रतिरोध है। ये अनायास ही नहीं है कि उनको बार बार उनकी स्मृतियां जाग जाती हैं, उनको याद आती है। एक तो कविता ही याद शीर्षक से है, लेकिन प्रेम में भी उनको जाने की बहुत सारी यादें हैं, जाने का और उदास होने का संदर्भ है। उनको बहुत सारे पुरखे याद आते हैं, उनको पुरानी इमारतें याद आती हैं। तो यह जो याद है, अपने आप में याद, यह जो पूंजीवादी नए किस्म का प्रोडक्शन उत्पाद है, जिसमें कि वो उसकी कोशिश है कि आप कुछ भी याद मत रखिए, आप कुछ भी सोचिए मत, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ पूंजी खर्च कीजिए और आपके लिए चीजें उपलब्ध हैं। तो एक आदमी कहता है कि नहीं, मुझे उदास और एकांत में खड़ी इमारतें याद आती हैं, वो मेरी आत्मा का हिस्सा है। तो ये अपने आप में पूंजीवाद के खिलाफ जाकर के खड़ी हो जाती है, आमने सामने खड़ी हो जाती है। इस तरह से उनके हर एक कविता में आप एक महीन अंतर वस्तु की तरह एक अंतर्विन्यस्त अपने समय की पूंजीवादी फासिस्ट विरोधी मुखालफत करती हुई चेतना आप उसको देख सकते हैं, उसकी शिनाख्त कर सकते हैं। और वो उनके लिए इस दौर में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग सांप्रदायिकता और धार्मिकता को कई बार एक जैसा देखते हैं। हो सकता है कि दोनों के बीच में बहुत महीन अंतर हो, लेकिन आप हिंदुस्तान की उस लाखों करोड़ों जनता का क्या करेंगे जो उसी के सहारे, उसी धार्मिकता के सहारे उसने अपनी नैतिकता को बचा रखा है, अपनी मनुष्यता को बचा रखा है, अपनी बल्कि मैं कहूंगा कि एक तरह की रोशन ख्याली को बचा रखा है उस आवरण के अंदर,
उसको हमको एड्रेस करना पड़ेगा। इसीलिए उनकी कविताओं को पढ़ते हुए धार्मिक भावनाएं और सांप्रदायिक षड्यंत्र दोनों दो अलग अलग आइडेंटिटीज। वे प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करना कोई प्रतिगामी काम नहीं है। हिंदुस्तान के स्वतंत्रता आंदोलन में आप देखें कि महात्मा गांधी की प्रार्थना का क्या महत्व है। सवाल यह है कि हमारी प्रार्थना में कामना क्या है, हमारा अपने समय और समाज को लेकर के हमारी समझदारी और हमारी अवधारणा क्या है। तो वो प्रार्थना हमको इन्हीं संदर्भों से सिखाया गया, यहीं से आती है। तो वो सब कविताओं में, बाकी मैं राजनीतिक कविताओं के बारे में बहुत अच्छा बोला है भरत जी ने कि वो कलयुग हो या नया गणतंत्र हो, ये सब एक तरह का रूपक नहीं है। तो ये कविता में रूपक की तरह आते हैं। कई बार ऐसा होता है साथियों कि कविता में कुछ चीजें, घटनाएं आती हैं और वो कविता से निकल करके बाहर रूपक बन जाती है। लेकिन कई कविताएं ऐसी हैं जो कविता में रूपक की तरह आई हैं, लेकिन कविता से बाहर आते ही वो हकीकत बन जाती हैं। ये एक जबरदस्त यात्रा और शानदार चीज है। तो वो एक ऐसा रूपक बन जाता है पूरा संकलन कि जो एक वास्तविक लोकतंत्र के बारे में भी हम जानते हैं कि दो तरह का लोकतंत्र है। एक लोकतंत्र होता है जिसे हम कहते हैं प्रक्रियात्मक लोकतंत्र, प्रोसीजरल डेमोक्रेसी, और दूसरा होता है सब्सटेंशियल डेमोक्रेसी, वास्तविक लोकतंत्र। तो दुनिया भर में आजकल प्रक्रियात्मक लोकतंत्र पर ज्यादा जोर है। जैसा कि कविता में भी एक जगह आता है कि बहुमत का मतलब, लोकतंत्र का मतलब सिर्फ संख्या बल हो जाता है, इस तरह की बात आती है। तो लेकिन हमने तो चाहा था एक वास्तविक लोकतंत्र। हम प्रक्रियात्मक लोकतंत्र में यकीन नहीं करते। हमने जितना भी संघर्ष किया स्वतंत्रता संघर्ष में, हमारी जो आकांक्षा थी, इच्छाएं थी, वो हमारी वास्तविक लोकतंत्र की तरफ थी। और कहने की जरूरत नहीं है कि 10-15 साल पहले तक हम वास्तविक लोकतंत्र के लिए संघर्ष करते थे। आज वह जो 10-15 साल पहले का संघर्ष था, आज वह कुछ बदल गया है। अब लगता है कि एक हद तक प्रक्रियात्मक लोकतंत्र भी बचा रहे, लोकतांत्रिक संस्थाएं बची रहे, लोकतांत्रिक संस्थाओं में असहमति का अधिकार बचा रहे, और लोकतांत्रिक संस्थाएं उन लोगों के लिए भी काम कर सके जिनका कि खुद के अलावा कोई पैरोकार नहीं है। अब इसको भी बचाने के हम संघर्ष कर रहे हैं। तो ये पूरा जो रूपक है कविता में, वो हकीकत की तरह नजर आने लगता है। लेकिन इन सब के बहाने हम एक वास्तविक लोकतंत्र की चाह और वास्तविक लोकतंत्र के लिए स्पेस बनाए रखने वाले समाज की चाह में हम बदल जाते हैं। इसीलिए जो स्त्रियां हैं, आशीष जी के पहले संकलन पे भी एक खंड है स्त्रियों पर, अंधेरे की आत्मकथाएं शीर्षक से, और इसमें भी स्त्रियों पर एक वो है सिंदूर की डिबिया नाम से। और इसका मतलब है कि जो कवि की एक लंबी चिंता धारा है, जिसमें वो चिंतित है कि हम सब लोग इस तरह की बात जानते हैं कि कई बार जो दुनिया को एक खास अर्थों में मैं कह रहा हूं, बहस तलब बात है कि दुनिया को स्त्री की निगाह से भी देखा जाए, वैसे भी लोकतंत्र के हिसाब से देखा जाए, तो ऐसा लगता है कि उनके सोच विचार में, उनके जो जिस तरह के सपने हैं, जिस तरह के समाज की वो चाह रखते हैं, उसमें स्त्रियों की एक जबरदस्त, सशक्त और सक्रिय और एक हाड़ मास की एक जीवंत उपस्थिति है, जिसमें उनको भी वही सारे अधिकार मौजूद होंगे जिनमें दूसरे जेंडर के लोगों को, और वो किसी एहसान की तरह नहीं बल्कि सामान्य तरीके से होंगे, जैसे कि मुझे हैं, जैसे कि भरत प्रसाद जी को हैं, जैसे कि दूसरे हमारे पुरुष लोगों को है। ये शायद उसका वो, इसीलिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें परंपरा में जो शोषण मौजूद है, परंपरा में जो ज्यादतियां मौजूद हैं, उसे आशीष जी अपने समय में दुरुस्त करना चाहते हैं। और उस दुरुस्त करने का पहला सोपान होता है कि आप परंपरा में मौजूद उन चीजों की शिनाख्त करके उसे कंसीडर कीजिए, उसे स्वीकार कीजिए कि ज्यादतियां हुई हैं। इसीलिए जब आप स्वीकार करते हैं तो आप थोड़े झुक जाते हैं, आप थोड़ी माफी मांगते हैं। हिंदुस्तान में जैन परंपरा में तो एक बाकायदा पर्व ही चलता है जिसमें आप
एक हर आदमी से माफी मांगते हैं कि अनजाने में भी अगर कोई गलती हो गई है तो आप मुझे माफ करें, मिच्छामि दुक्कडम कहते हैं। यहां से चीजों को, और कविताओं के बारे में, साहित्य के बारे में, बेहतरीन साहित्य, कालजयी साहित्य और जरूरी प्रतिनिधित्व करता हुआ साहित्य वही होता है जो अनेक परंपराओं को, अनेक पूर्वज पुरखों को, कवियों को, तमाम इस तरह के लोगों को अनायास याद दिलाए। एक कविता में आता है कि, वही शांति पर्व कविता में आता है कि एक बूढ़े की हत्या में हम लोग धोखा खा चुके हैं। तो जैसे ये वाक्य आता है और कविता आगे बढ़ जाती है, लेकिन वो पूरा का पूरा डिबेट, पूरी की पूरी डिबेट खुल जाती है। तो मुझे सिंधु मैडम को देख करके लग रहा है कि जो निर्धारित समय है वो उससे ज्यादा हो गया है, तो मैं अपनी बात यही रोक देता हूं। जो जीना कविता है उसको एक रूपक की तरह मानते हुए कि हम एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जो बच्चों की हंसी के लिए भी वहां कोई खतरा न हो, हम दोस्तों के साथ भी रह सकें और ऐसी सहिष्णुता हो सके कि जिसने हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया उसको भी हम माफ कर सकें, और पूंजीवादी शोषण तंत्र की तरह नहीं कि दुनिया में जो कुछ भी प्राकृतिक संसाधन है उसका अभी उपयोग कर ले, बाद की पीढ़ी के लिए क्या बचेगा ये सोचना मौजूद हो, तो ये पृथ्वी छोड़ के भी जाना है। एक बहुत बड़ा रूपक और जरूरी रूपक है। आप सबने मुझे बात साझा करने का मौका दिया, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद सर। संघर्षों के बदलते रूप, धार्मिकता और सांप्रदायिकता में घालमेल होता हुआ जो आज वर्तमान में दिख रहा है, सांप्रदायिक होना ही धार्मिक होना माना जा रहा है, और धार्मिक, इसे आपने इतने अच्छे तरीके से समझाया। और आपने एक और इशारा किया है, माँ के ममता का व्यापारीकरण की ओर जो आपने संकेत किया है, वो निश्चित ही विचारणीय प्रश्न है। मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आपका ये जो सोच है, आपने ये जो प्रश्न उठाया है, वो निश्चित ही अध्येताओं के लिए या शोधार्थियों के लिए एक नए विषय को जन्म दे सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम लोग कार्यक्रम की समाप्ति की ओर पहुंच चुके हैं। मैं सेंट पीटर्स कॉलेज कोलंचेरी की प्रोफेसर आदरणीय डॉक्टर सिंधु टीआई मैम, जो इस कार्यक्रम की संचालिका भी हैं, उनसे धन्यवाद ज्ञापन के लिए अनुरोध करती हूँ। आदरणीय सिंधु टीआई। नमस्कार। इतने कम समय में कृतज्ञता ज्ञापित करना संभव नहीं है, फिर भी कम शब्दों में ही बोलूंगी। आशीष जी के कविता संग्रह शांति पर्व का कविता पाठ, अनुवाद पाठ और समीक्षाओं के जरिए आज की वेब गोष्ठी सफल रही। कवि कविताएं लिखते हैं, समीक्षक समीक्षा करते हैं, अनुवादक अनुवाद करते हैं, शोध छात्र शोध करते हैं। इन सभी को एक मंच में लाकर चर्चा करने का सुअवसर हमारे विभाग को प्रदान करने के लिए सबसे पहले मैं सभी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। आशीष जी के नए कविता संग्रह शांति पर्व के लिए बधाई। आशीष जी, आप कविताएं लिखते रहिए। मलयालम भाषा में अपनी प्रवाहपूर्ण शैली में अनुवाद पाठ हमने सुना। संजय जी और बिंदुमोल जी को बधाई। आप अनुवाद करते रहिए संजय जी। और बिंदुमोल जी के मुंह से हिंदी में, वो तो हमारे कॉलेज के मलयालम विभाग की अध्यक्षा है, हिंदी में अभी तो बोलना शुरू किया है उन्होंने। हिंदी में बोलने की कोशिश के लिए और अनुवाद करने की वो भी मलयालम की प्रवाहपूर्ण शैली में अनुवाद करने की कोशिश के लिए बिंदुमोल जी को बधाई देती हूँ। इस वेबिनार में सभी की भूमिका महत्वपूर्ण रही। जो कवि है, कवि की भूमिका अपने कविता पाठ के लिए आशीष जी को, और अनुवाद पाठ के लिए संजय जी और बिंदुमोल जी को, और समीक्षा के लिए शांति जी जो हमारी बड़ी बहन है, और भरत जी को और विशाल जी को, तीनों के प्रति और हमारे प्रतिभागी मित्रों के प्रति भी आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। कोई संगोष्ठी संचालिका के कुशल संचालन के बिना सफल नहीं होती। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए रांची की हमारी प्रिय बबली कुमारी के प्रति विशेष आभार
और कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। अभी ये लंबी संगोष्ठी की समाप्ति की घोषणा करती हूँ। धन्यवाद, हम मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।